नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएसटीसी प्रथम वर्ष को लेकर। बीएसटीसी प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। साथियों, ये हमारे विषय का पंचम प्रश्न पत्र है और इस विषय की जो इकाई है जो भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसी भाषा में जो हमारा आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण है हमारे सामने मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण में ऐसे कौन कौन से मूल उद्देश्य हैं जिनको हमें अध्ययन करना पड़ता है। बालक को सीखने सिखाने के लिए इन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति एक अनिवार्य है। तो इस मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है, कौन कौन से प्रयास करने पड़ते हैं, इसको लेकर हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर, मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा हम एक मोटे तौर पे भाषा हम किसे कहेंगे और भाषा में ऐसी कौन सी क्रियाएं की जाती हैं जो भाषा को लेकर हमेशा बालक में एक जिसको हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, विचारों के आदान प्रदान का सुगम तथा सुलभ साधन भाषा है। प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो साथियों, प्रत्येक मनुष्य जब अपने विचारों का आदान प्रदान दो या दो से अधिक व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आदान प्रदान में ये होता है कि हम इसे कहेंगे, जैसे आदान में हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और प्रदान में हम जो सीखी हुई बातें होती है उनको हम किसी और के सामने या व्यक्तियों के समूह के सामने अभिव्यक्त करते हैं। हम अपनी जो सुनी सुनाई बातें हैं या हमने जो सीखी हैं या हमने जो ग्रहण किया है, तो पहले तो हम उसको आदान करते हैं, मतलब सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। और हमने जो सीख लिया है या जिसके बारे में हमें पूर्व जानकारी है, लेकिन किसी की जानकारी पूछे जाने पर, किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ने पर, या किसी ऐसे विचार को जिसको हम जानते हैं, जिसका प्रतीक उत्तर हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें अपेक्षित ज्ञान है, तो ऐसे विचार को हम जब उनकी बातें अगले वाले पक्ष की बातें सुनकर हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप में हम उस विचार का प्रति उत्तर के रूप में जब प्रदान करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो हो जाएगा प्रदान की प्रक्रिया हो जाएगी। तो भाषा में हमेशा दो प्रक्रिया होती है, एक तो आदान और प्रदान। ये सुगम साधन है और सुलभ साधन है, और इसके लिए हमें 4 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। भाषा में आदान प्रदान के लिए हमें 4 प्रकार के व्यवहार को करना पड़ता है, 4 प्रकार की क्रियाओं को संपादित करना पड़ता है। वो 4 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले साथियों, सुनना। हम जब तक सुनने को, किसी की बात को सही ढंग से नहीं सुनेंगे तो हम उस पर सही एवं प्रमाणिक ढंग से उसका प्रति उत्तर के रूप में सही अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। फिर है बोलना। बोलना साथियों ये होता है कि हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले हम उनके विचारों को जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में विचार करने के बाद में हम उस पर बोलना प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, बोलने की जो प्रक्रिया है वो 2 तरह से हो सकती है। एक तो बोलकर भी हो सकती है और लिखकर भी हो सकती है। जैसे आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है आपके सामने से मैंने लिखा है, आदान और ये प्रदान। तो आदान प्रदान में दोनों में हमको बोलना पड़ता है, हमको सुनना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। लेकिन जो बोलने का जो कौशल है या बोलने की जो प्रक्रिया है वो 2 रूपों में होती है। एक तो हम बोलने को लिख कर भी किसी के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, हमें बोलकर, और उस बात को हम शब्दों के माध्यम से बोलते हुए भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हम आदान प्रदान की जो अभिव्यक्ति है बोलकर और लिखकर 2 माध्यमों में कर सकते हैं। तो उसके बाद साथियों आता है हमारा जो अभी जो क्रिया है या विचार है या मतलब प्रक्रिया है, वो है पढ़ना। हम अपने द्वारा
अगले व्यक्ति की तरफ कही गई बात को या हम किसी लिखित सामग्री को हम पढ़कर भी अपने विचारों का पढ़कर भी हम अपनी बात को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, पढ़कर या फिर उसकी व्याख्या करके या उसके भाव को समझकर, उसकी मूल भाव को समझकर, उसकी केंद्र भाव को समझकर हम उसके बारे में टीका टिप्पणी या व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात को संप्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अंत में लिखना। लिखना कौशल साथियों हमने बताया कि किसी भी सामग्री को एक लंबे समय तक संजोए रखना है, लंबे समय तक उसका उस एक दूसरे धरोहर के रूप में सहज कर संभाल कर रखना है, तो हम उसे लिखित अभिव्यक्ति के रूप में लिखित स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। तो हमें भाषा को संपादित करने के लिए भाषा को विकसित करने के लिए हमें 4 प्रकार की क्रियाओं को करना पड़ता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जब चारों कौशल, इसको हम हिंदी में आधारभूत कौशल भी कहते हैं। और जब व्यक्ति में चारों कौशल आ जाते हैं तो उसका भाषाई विकास एक अच्छे और सही प्रमाणित दिशा में और सही रूप में होने लगता है। इसलिए बालकों में हमेशा इन 4 कौशलों को विकसित करने का प्रयास हर शिक्षक को करना चाहिए। तो साथियों, हमने 4 कौशलों को विकसित करने के लिए हमें शिक्षक को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही साथ में साथियों, जब बालक में हम इन चारों कुशलताओं को विकसित करते हैं, तो जब चारों कौशलों को विकसित करने का प्रयास हम यहाँ पर करते हैं, तो बालक का जो भाषाई ज्ञान है वो संवर्धित होता है और बालक अपने नए ज्ञान की ओर उन्मुख होता है। और जब तो हमारी भाषा शिक्षा, हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है, इसमें बताया गया कि मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य। हम मातृभाषा के शिक्षण का मूल उद्देश्य भी यही है कि इन आधारभूत कौशलों को विकसित करना, और इन आधारभूत कौशलों को विकसित होने पर बालक अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होता है। और जब बालक अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वो हमारी संस्कृति, भाषा या हमारे साहित्य में लिखे गए प्रमाणिक ग्रंथों, विचारों, लेखों या फिर ऐसी प्रमाणित बातों को अपने जीवन में उसको उतारने का, अपने जीवन में उसे क्रियान्वित करने का मतलब अपने जीवन में उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करता है, जिससे कि वो साहित्य में रुचि लेने लगेगा और साहित्यिक संरचना में अपने साहित्यिक संरचनाओं को उसको पढ़ेगा, उसमें रुचि उत्पन्न करेगा और साथ में अपने विचारों को और व्यक्तियों के सामने संप्रेषित करने का भी प्रयत्न करेगा, जिससे उसका भाषाई कौशल है, भाषाई जो ज्ञान है वो संवर्धित होगा। और जब भाषाई ज्ञान उसका संवर्धित हो जाता है तो वो निश्चित रूप से समाज में अपने जो आस पड़ोस में या अपने समाज के उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में सम्मान का पात्र होता है और उसके भाषाई ज्ञान के आधार पर उसे हर जगह सम्मान मिलता है। तो साथियों, जिसका भाषाई ज्ञान व्यक्ति का विकसित होगा वो समाज में उतने ही उच्च पद का अधिकारी होगा। तो हमें और साथ में वो अन्य व्यक्तियों के लिए भी भाषा के विकास में निश्चित रूप से कार्य करेगा और अपनी जो भाषा है उसमें वो हमेशा उसके प्रचार प्रसार में बालक को लगा रहेगा। तो इसलिए हमें बालकों के भाषाई ज्ञान को संवर्धित करना चाहिए। और बालक की जब भाषाई ज्ञान संवर्धित होगा तो उसके साथ में उसके संबंधित जो अन्य विषय होंगे उनके बारे में भी सही रूप में और सही प्रमाणिक जानकारी हासिल कर पाएगा। तो साथियों, हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बालक का जो भाषाई ज्ञान है वो एक भली भांति रूप में विकसित हो सके। और भाषाई ज्ञान में साथ में हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि भाषाई ज्ञान का उसको विकसित हो चुका है तो कहीं ना कहीं बहुभाषिकता की और भी उसे उन्मुख करते हुए हमें उसे अभी प्रेरित करना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।